नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारी। क्या 5 राज्यों के चुनाव पर आम बजट का असर पड़ सकता है? क्या यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की जनता बजट को देखकर किसी बड़े राजनीतिक दल का बेड़ा पार करेगी? ये सवाल देश के सियासी हलकों में आज दिन भर गरमाया रहा। 16 के करीब विपक्षी दलों ने एकजुटता के साथ इलेक्शन कमीशन के आगे अपनी गुहार पेश की। उधर सरकार साफ कर चुकी है कि बजट तय वक्त पर आएगा, मतलब बदलाव मुमकिन नहीं है। पर एक सवाल ये है कि क्या नोटबंदी के बाद सरकार बजट के जरिए कुछ बदल सकती है? कि विपक्ष का ये वार क्या मोदी सरकार पर बड़ा निशाना होगा? बजट की गणित में जोड़ बाकी का हिसाब किस हद तक चुनाव की वोटिंग पर असर डाल सकता है? क्या चुनाव को देखते हुए बजट की तारीख को बदला जाना जरूरी है? आज बिग फाइट लाइव में इसी पहलू पर बात होगी। आपकी राय और खास मेहमानों के साथ जारी रहेगा बातचीत का दौर। क्या मोदी पर यह विपक्ष का वार है? तफसील के साथ इस बारे में चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे मुकेश चेलावत जी। कांग्रेस से भजन लाल जी हमारे साथ होंगे, विश्लेषक और नफा नुकसान के प्रमोटर जयसिंह कोठारी साहब हमारे साथ हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो कुछ भी दिन भर हुआ, जो कुछ सवाल जवाब हुए, एक नज़र एक रिपोर्ट के जरिए उस हालात पर। 5 राज्यों में 4 फरवरी से शुरू होने वाले चुनावी दंगल में बजट की तारीख का नया पेच फंस गया है। विधानसभा चुनाव से ठीक 3 दिन पहले आम बजट को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष की 16 पार्टियों ने चुनाव आयोग में अपना विरोध दर्ज करवाया। ऐसा करने के पीछे की वजह है बजट पेश करने की तारीख, यानी 1 फरवरी, जो कि चुनाव से ठीक पहले की है। विपक्षी पार्टियां चाहती है कि यह तारीख आगे सरका दी जाए। विपक्ष का कहना है कि बजट को चुनावी परिणामों के बाद पेश किया जाना चाहिए और अगर ऐसा पहले किया गया तो सरकार आसानी से लोक लुभावन घोषणाओं से मतदाताओं को अपनी ओर खींच सकता है। मुलाकात के बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विपक्षी दलों ने अपनी आपत्ति आयोग के सामने रख दी है। चुनाव से ठीक 3 दिन पहले बजट पेश होने देना उचित नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 31 मार्च तक कभी भी बजट पेश किया जा सकता है। सरकार को 8 मार्च को चुनाव खत्म होने के बाद बजट पेश करना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव के लिए ये जरूरी है। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए पूछा कि एक तरफ तो वे नोटबंदी को अलोकप्रिय फैसला बताते हैं, तो फिर वे इससे भयभीत क्यों हैं? जेटली ने कहा कि ये वो राजनीतिक दल है जो कहते हैं कि नोटबंदी की लोकप्रियता बहुत कम है, तो फिर वे आम बजट से क्यों डर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बजट सेशन आने वाले चुनाव को प्रभावित कर सकता है। जब आचार संहिता लागू हो चुकी है तो बजट कैसे पेश हो सकता है? मामले पर इलेक्शन कमीशन के सीईसी नसीम जैदी ने बुधवार को चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त कहा था कि कुछ पार्टियों ने मांग की है कि आने वाले इलेक्शन से पहले केंद्र सरकार को बजट पेश करने की इजाजत नहीं दी जाए। हम इसका रिव्यू करेंगे। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी सीसीपीए ने बीते मंगलवार को मीटिंग कर बजट सेशन 31 जनवरी से 9 फरवरी तक बुलाने का फैसला किया था। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि बजट अपने शेड्यूल के हिसाब से ही प्रस्तुत होगा। इसकी तारीख बदलना संभव नहीं है। साथ ही जानकारों का मानना है कि बजट सही समय पर पेश करना देश की जरूरत है। इसकी तारीख को टालने से कई महत्वपूर्ण योजनाएं और विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में 5 राज्यों में चुनाव की वजह से पूरे देश को बजट से वंचित रखना क्या सही है? मौजूदा तस्वीरों के बाद सवाल ये भी है कि क्या मोदी सरकार को विपक्ष बदनाम कर रहा है? क्या मोदी सरकार आम बजट का चुनावी फायदा ले सकती है? क्या आम बजट और 5 राज्यों के चुनाव अलग अलग फैसले हैं? क्या चुनाव आयोग को 5 राज्यों में चुनाव के लिए बजट टालना चाहिए? जाहिर है कई सवाल हैं। एक सवाल हमारा भी है जिस पर आज शाम हमें आपकी राय का इंतजार है। क्या 5 राज्यों के चुनाव
पहले आने वाले बजट से कुछ असर पड़ सकता है? क्या बजट से ये चुनाव प्रभावित होंगे? firstindianews.com पर हमें आपकी राय का इंतजार है। साथ ही फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि सवाल पे आपने क्या सोचा है। सबसे पहले मुकेश चेलावत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, विपक्ष अगर सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है तो इसका मतलब है कि बजट कनेक्शन कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या सच में ऐसा कुछ है? आपकी नीति और नीयत में खोट की बात है? अश्विनी जी, चुनाव आयोग एक स्वयंशासित संस्था है। इसका केंद्र सरकार का इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। और चुनाव आयोग द्वारा जो 5 राज्यों में चुनाव के जो कार्यक्रम घोषित किया गया है, उसके पूर्व ही केंद्र सरकार बजट सत्र के बारे में घोषणा कर चुकी थी। इसलिए चुनाव आयोग, ये उनका अपना निर्णय है कि बजट सत्र की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद भी अगर चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित की है तो उनका स्वतंत्र निर्णय है। फिर भी मैं आपको एक जानकारी में देना चाहूँगा कि 2014 के लोकसभा, ये सबको पता है कि पहली बार 1 फरवरी को बजट आएगा। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा कदम है। सबको इस बात का अंदाजा था कि फरवरी और मार्च के आसपास चुनाव भी होंगे। तो ये विपक्ष का जो आरोप है, प्री प्लान्ड करके मोदी सरकार ने इसे इम्प्लांट किया है ताकि बजट में घोषणाएं हों और उनका फायदा जनता के जरिए वोटों में लिया जा सके। कुल मिला के ये है कि मोदी जी की जो लोकप्रियता है उसको ये खंडित नहीं कर पाए, तो सारे ही राजनीतिक, जो विपक्ष के राजनीतिक दल है, वो जब ये महसूस कर चुके थे कि मोदी जी को हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने इस बजट को और चुनाव की तारीखों को एक मुद्दा बनाकर एक नया हुआ खड़ा करने का तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि 1 फरवरी को बजट आए या फिर 8 मार्च को, जैसा कि विपक्ष की मांग है? नहीं, पर जब लोकप्रिय है प्रधानमंत्री, तो विपक्षी दल जब ये कह चुके हैं कि जब नोटबंदी की वजह से मोदी सरकार अलोकप्रिय हुई है, जनता इनको सबक सिखाने वाली है, तो इनको फिर ये बजट पहले आए या बाद में आए, इनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ने वाला है? जब जनता, कांग्रेस और विपक्षी दल जितने भी हैं, जब ये कह चुके हैं कि मोदी जी के नोटबंदी के, जो हमारी भाषा में नोट बदली है, उस नोट बदली के निर्णय से अगर जनता नाराज है तो फिर इन विपक्षी दलों को तो चुनाव के मैदान में उतरना चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री, मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी पहली मर्तबा इस मसले पर बयान दिया और कहा कि आर्थिक तरक्की पर असर करेगा। ऐसे में भजन लाल जी, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या नोटबंदी पर यकीन नहीं है या भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत पर? अश्विनी जी, मैं बता देता हूं कि जिस तरह से 8 नवंबर के बाद नोटबंदी का फैसला लागू हुआ, 8 नवंबर के बाद जो देश की जनता है, मोदी जी से उम्मीद थी कि 30-31 दिसंबर को देश को जो संबोधन करेंगे, सो उसमें कुछ ऐसी घोषणाएं होंगी कि उसमें आम जनता के लिए राहत मिलेगी। और ये उम्मीद थी कि जो चुनाव के अंदर जो वायदे किए गए थे कि हर एक प्रत्येक, वो अलग मसला है। आज 16 विपक्षी दल एक है। नोटबंदी पर आपका, खासतौर पर कांग्रेस का जो स्टैंड था, उसमें लगातार विपक्षी दल छिटकते चले गए, लेकिन इस मसले पर आज सब एक है। 16 दलों ने एक साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और अगर इस बारे में सवाल खड़े किए गए कि कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में खोट है, वरना फायदा नहीं उठाया जाएगा। अगर ऐसा है, आपको एक तरफ तो यकीन है कि नोटबंदी एक जनता के विरुद्ध लिया गया फैसला है और दूसरी तरफ आप इस हालात में सवाल सरकार से ही कर रहे हैं। देखो, जैसा सुनील जी आपने कहा है कि देश के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब चुनाव आचार संहिता लगी हो और आचार संहिता लगने के बाद और जिस हिसाब से बजट का जो 1 महीने पहले सेशन रख दिया और बजट रख दिया, उसमें आचार संहिता का उल्लंघन होता है। हम किसी चीज़ की घोषणा करते हैं, उससे जो आम वोटर है, आम जनता है, वो प्रभावित होती है। 2014 में ऐसा हुआ, अरुण जेटली ने कहा 2014 में ऐसा हो चुका है, पहली बार नहीं है। नहीं, मैं बताऊं, वो स्थिति दूसरी थी, अब स्थिति दूसरी है। अब मोदी सरकार को ऐसा लगा है, अब मोदी सरकार है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मोदी सरकार को ऐसा लगा है कि नोटबंदी के बाद जो 31 दिसंबर को जनता को, आम को राहत मिलने वाली थी, वो धीरे धीरे उसका नुकसान मोदी सरकार को होगा। इसलिए उस ध्यान को हटाने के लिए एक साथ चुनाव को लाया गया और बजट को उसी चुनाव से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उसको बजट को रखा गया। इसलिए आम जनता सरेआम ये आचार संहिता का उल्लंघन है। हम लोग 16 दल हो चाहे सब विपक्षी दल चुनाव आयोग के पास गए हैं और मांग करेंगे कि इस
जो बजट है मांग तो हो इसको एक चुकी महीने है, बाद विचार करने की बात है। हालांकि ये भी कहा गया है सरकार की ओर से कि ये उनका विशेषाधिकार है और इस पर चुनाव आयोग सिफारिश कर सकता है, फैसला नहीं दे सकता है। बहरहाल ओम सैनी जी, क्या लगता है बजट को और इसको जो चुनाव है इनको मिक्स करने की जो रणनीति है विपक्ष की, ये कारगर कदम हो सकता है आगे? अश्वनी, इसमें 16 करोड़ मतदाता पार्टिसिपेट करेंगे 5 राज्यों के अंदर, और वो 16 करोड़ ये निश्चित रूप से सभी स्वीकार कर रहे हैं कि नोटबंदी का जो सिलसिला है वो अपने आप में बड़ा अहम मुद्दा है। ऐसी स्थिति में 2012 के अंदर, ऐसा भी नहीं है कि पहले नहीं हुआ, 2012 के अंदर जब इन्हीं राज्यों में चुनाव हो रहा था तो चुनाव आयोग ने इस स्थिति को खिसकाया था। परिणाम के बाद में 8 मार्च या 11 मार्च को उसका सिलसिला हुआ था। मायावती ने किया जिक्र इसका। हाँ, ये है, ये ऑन रिकॉर्ड है। मायावती और बोली ये आज। जो इसको 2014 से कंपेयर कर रहे हैं जेटली जी, वो एक अंतरिम राहत का सिलसिला था जिसमें ऐसा किया। और निश्चित रूप से जिस तरह का दृश्य बना हुआ है उसमें ये पूरा चांस सत्ताधारी दल को मिलता है कि वो लोगों को रेवड़ियां बांट सके और जो नोटबंदी से नुकसान हुआ है उसको उस पर मरहम लगा सकें। तो देखिए, सियासत की चाल है और सियासत की इस चाल में आप ये तो नहीं कह सकते कि इसकी परंपरा नहीं रही। परंपरा रही है। निर्वाचन आयोग डेट को आगे खिसका सकता है, 2012 उसके लिए उदाहरण है। परंपरा रही है कि साथ साथ में कि 16 करोड़ लोगों के साथ में सब सिलसिला होने जा रहा है, तो ये सहज मामला नहीं है। राजनीतिक पार्टियां अपने सहज किसी के लिए भी नहीं, हाँ, ना तो राजनीतिक चुनाव आयोग के लिए ना सरकार के लिए, क्योंकि सरकार तो बजट सेशन को तय कर चुकी है। देखिए, सरकार का जो कहना है वो ये है कि जिस तरीके से हम अपनी बात कह सकें, हम बेहतर इतने 3 महीने में अपनी क्या प्रगति की उसके हिसाब से कुछ कह सकते हैं। आर्थिक रूप से तो ये सारी बात जय सिंह जी बता सकेंगे, मैं बता नहीं सकता, लेकिन निश्चित रूप से इसमें रेवड़ियां बांटी जा सकती है। संसदीय कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बारे में स्पष्ट कर दिया कि बजट सेशन को लेकर तारीख आगे खिसकाना मुमकिन नहीं है। ये उनकी घोषणा कोई सर्वोच्च न्यायालय के वो थोड़े मंत्री हैं, वो तो निर्वाचन आयोग अगर फैसला कर लेगा तो उसके बाद में सरकार क्या करेगी? सरकार ने पहले 2012 में क्या कर लिया था, खिसकाया ना उन्होंने आगे, तो उनको मानना पड़ा ना सरकार को। तो इस तरीके उनके बयान से कुछ नहीं असर पड़ने वाला। चुनाव आयोग ने कहा है कि अपील पर क्या कदम होगा वो तय करेंगे आगे। निर्वाचन आयोग ही तय करेगा कि इसको कैसे आगे रखा जाए या इसको स्वीकार कर लिया जाए। जयसिंह कोठारी साहब, इन सब हालात के बीच में एक सवाल तो साफ तौर पर आता है कि कहीं ना कहीं बजट के जरिए जो जनता है उसको नोटबंदी में हुई जो असुविधा है उससे राहत मिल सकती है, सरकार ऐसा कुछ कर सकती है। क्या वो संभावनाएं हैं जिनको लेकर विपक्ष खासतौर पर आशंकित है? बजट में क्या बेहतर मिल सकता है? देखिए अश्विनी जी, सबसे पहले तो मेरी जो समझ में बात आती है कि इस नोटबंदी के जो असर हमने देखा गांव ढाणी ढाणी तक, इसका जो इम्पैक्ट था, ये आज के हो सकता है 10 साल पहले ऐसा प्रयोग करते तो उसका असर वहाँ तक नहीं पहुँचता। तो हर आदमी, ये कह लीजिए कि इस मनी इकोनॉमी कहते हैं इसको, उससे वो इन्वॉल्व हो गया कहीं कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो निश्चित रूप से जो इसका असर है वो भी धीरे धीरे सामने आ रहा है सरकार के, और बजट में इसके उपाय भी सरकार को करने पड़ेंगे। वो इससे पीछे हट नहीं सकती, क्योंकि नहीं है तो एक नई प्रॉब्लम समस्या खड़ी हो जाएगी। अब उसका असर क्या होता है क्या नहीं होता वो तो समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से इस नोटबंदी के असर को करने के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं सरकार को करनी पड़ेगी। अब उससे कितना एक उम्मीद की जा रही है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो कम किया जा सकता है, टैक्स को लेकर राहत मिल सकती है। दूसरी उम्मीद की जा रही है कि कुछ किराए, खासतौर पर रेल और आम बजट को एक करके लाया जा रहा है, तो रेल का भाड़ा कम किया जा सकता है, किसान को राहत मिल सकती है। तो क्या ये इन 16 करोड़ लोगों पर ये बातें असर डाल सकती है? रेल भाड़ा तो मैं नहीं मानता कि कोई कम होगा विशेष, लेकिन इनकम टैक्स की जो एग्जम्पशन लिमिट है ये निश्चित रूप से बढ़ सकती है। इतना पैसा सरकार के पास आए, ये नए एसएससी बनाना चाहती है, इसकी मोडस ऑपरेंडी को ध्यान में रखते हुए वो लिमिट बढ़ सकती है। स्लैब में छूट मिल सकती है। उससे आपका इन्वेस्टमेंट भी आएगा, सेविंग में भी लोग पैसा डाइवर्ट होगा, उससे सरकार को पैसा मिलेगा, कई है। लेकिन उसके अलावा भी क्या है कि अब हमने एक वेलफेयर स्टेट का रास्ता पकड़ लिया है। जो नया कैपिटलिज्म है वो वेलफेयर स्टेट कैपिटलिज्म कहते हैं। तो सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि वेलफेयर के नाम पे आप मनी को डिस्ट्रीब्यूट करो और उससे आप इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करो। वो पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से जो भी सरकारें रही किसी भी पार्टी की, सबने ऐसा ही किया है और इस सरकार को भी ऐसा करना पड़ेगा। खासतौर पर ग्रोथ रेट को प्रभावित करने वाला ये कदम माना जा रहा है जो नोटबंदी का हुआ, जो कि प्रणब मुखर्जी ने भी कहा उस ग्रोथ रेट को वापस लाने के लिए, अचीव करने के लिए वो प्रयास तो सरकार को करने पड़ेंगे। और वो बजट ही एक ऐसा जरिया है जिसमें आपका खर्चे का आवंटन और गाँवों में कितना पैसा बांटेंगे, किस किस स्कीम से बांटेंगे, वो निश्चित रूप से उसमें आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। प्रणब मुखर्जी कह रहे हैं मतलब इसका असर तो हो सकता है
और ऐसे में अगर रोजगार से जुड़ी घोषणाएं हुई तो वोट प्रभावित हो सकते हैं। वो तो नेचुरली, जब मैंने कहा आपको गांव-गांव ढाणी-ढाणी में जब मनी इकोनॉमी का प्रभाव हमने देखा, तो वो मनी का ही तो बजट है कुल मिला के, आप तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, उससे उसका प्रभाव पड़ेगा। बड़ी उलझन है बजट और आम चुनाव को लेकर, वोट को लेकर जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, जो पसोपेश के हालात हैं। ऐसे हालात के बीच में चुनाव आयोग को हालांकि तय करना है कि क्या चुनाव की तारीख को आगे खसकाया जाएगा या फिर बजट पहले आएगा और वोटिंग का सिलसिला जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक चलेगा। एक ब्रेक लेंगे और इसी से जुड़े पहलुओं को लौट कर आएंगे। कुछ एग्जिट पोल भी आए हैं, उनमें नोटबंदी पर भी बात हुई है, संभावित सरकारों को लेकर भी बात हुई है, संभावित राज्यों पर भी बात हो रही है। ऐसे हालात के बीच में कहीं क्या कुछ संभावनाएं हैं जहां सरकार को एडवांटेज मिलता हुआ लगता है और विपक्ष को लगता है कि जो एडवांटेज नोटबंदी के बाद उनके खाते में था वो अब उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसी पहलू पर बात ब्रेक के बाद। निसंदेह विपक्ष आरोप लगाने की नीति पे चल रहा है और मोदी सरकार को बदनाम करने की, चाहे बजट की नीति ले लीजिए। बजट आज नहीं, करीब 8 महीने पहले सरकार ने घोषित कर दिया था कि जनवरी में आएगा और उसके लिए आज ये आरोप लगाया जा रहा है। उसी प्रकार संसद के सत्र के बारे में भी ये हुआ कि संसद उनके द्वारा रोकी गई और आरोप ये लगाया गया कि संसद नहीं चलने दे रहे। तो निसंदेह विपक्ष का जो कार्य है वो केवल अनर्गल आरोप लगाने का रहा है।